अब देखिए विद्यार्थियों, ये सन 2020 HM अनसोल्ड पेपर है, सेट फर्स्ट है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये 2 का खंड है। फर्स्ट पार्ट, साइन इनवर्स साइन 7π/4 की वैल्यू ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हल में क्या करते हैं, हल में लिखते हैं। पहले हम आपको कुछ गलत कराएंगे। साइन इनवर्स साइन 7π/4, तो कैसे हम गलत कराएंगे, को सूत्र हम जानते हैं। साइन इनवर्स साइन अगर भीतर लिखा हो, थीटा लिखा हो, तो साइन इनवर्स से साइन हट जाता है, केवल ये कोण पड़ा रह जाता है। वही हम यहाँ करके देख रहे हैं। साइन इनवर्स से साइन हटा दे रहे हैं तो 7π/4 कर देंगे। लेकिन हम इसे अगर अंश में चेंज करें, ये 7 × 180/4 कर दें तो 4 से हमारे 45 बार कट जाएंगे, 45। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 5 = 35 की 5, 7 × 28 और 3 × 31। ये तो आपका बहुत बड़ा चतुर्थांश बन गया। हम केवल जानते हैं कि साइन इनवर्स का परसर, साइन इनवर्स का परसर होता है -π/2 से लेकर के π/2। ये होता है साइन इनवर्स का परसर होता है -π/2 से लेकर π/2। अब इसका हम फिगर भी आपको दिखा दें कि ये 0 अंश है, ऊपर हमारा π/2 रहेगा ऊपर की ओर, और नीचे हमारा -π/2 रहता है, -π/2। तो आपका ये पहला चतुर्थांश होगा या चौथा चतुर्थांश होगा, फोर्थ ये होता है। हमारा थर्ड में होगा नहीं, और सेकंड में नहीं होगा, और थर्ड में नहीं होगा। साइन इनवर्स का मान न तो सेकंड में होता है और ना ही थर्ड में होता। या तो आपका पहले चतुर्थांश में होगा या चौथे चतुर्थांश में होगा साइन इनवर्स का परसर। तो ये तो हमारा बहुत बड़ा आ गया, यहाँ से 315 को पार करके इधर आ गया है। तो इतना बड़ा कोण नहीं आता है, या तो π/2 आएगा या -π/2 तक आएगा। ये माइनस है, ये -π/2, माइनस का कोण नीचे की साइड में बनता है और प्लस का कोण ऊपर की साइड में बनता है। अब हमने देखा तो ये भाई गलत हो गया, इतना नहीं आएगा, गलत हो गया। अब देखा हमने, फिर दोबारा लिखा साइन इनवर्स साइन 7π/4, ये लिखा। अब इस कोण को थोड़ा हल्का करते हैं। साइन इनवर्स साइन 2π - π/4 करते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि 4 दूनी 8 में एक घटा देंगे तो 7π/4 हो जाएगा। ये 2π 360 होता है। ये 4 दूनी 8 में से एक घटाएंगे तो 7π/4 हो जाएगा। ये एक सूत्र होता है हमारा, साइन 360 - थीटा। 360 को ही 2π कहते हैं, 2π 360 को 2π कहते हैं। तो 3 से 60 में कुछ घट गया, ये हमारा चौथे चतुर्थांश में हो गया। फोर्थ चतुर्थांश में साइन का मान नेगेटिव होता है और 3 से 60 वाला बदलता नहीं है, तो साइन रहेगा और ये लिख देंगे थीटा। तो ऐसे इसमें करेंगे हम साइन इनवर्स, ये साइन 360 - थीटा इक्वल साइन थीटा, माइनस के साइन थीटा, माइनस के साइन थीटा, माने π/4। अब हम एक सूत्र और लगाएंगे, एक सूत्र और देखते हैं। साइन इनवर्स माइनस कोई कोण हो, तो ये माइनस यहाँ आगे आ जाता है, साइन इनवर्स के आगे, माइनस के साइन इनवर्स, ये यहाँ रह जाता है कोण। फिर क्या करेंगे, ऐसे इसमें लगा देंगे। साइन इनवर्स माइनस थीटा है, साइन इनवर्स माइनस थीटा है, तो ये माइनस आगे आ जाएगा
और साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। ये माइनस यहाँ आगे आ जाएगा, देखो आ गया माइनस आगे, और ये हमने लिख दिया साइन इनवर्स, ये साइन थीटा, साइन π/4। अब हम जान गए कि ये इन्वर्स है, ये इन्वर्स नहीं है, इसके बीच में कोई चिन्ह भी नहीं है, कोई संख्या भी नहीं है, तो साइन इन्वर्स से साइन हट जाएगा, तो ये यहाँ पड़ा रह जाएगा माइनस, और π/4 लिख देंगे। ये आपका असली आंसर है। ये माइनस π/4 हमारा इधर आ जाएगा, इस चतुर्थांश में यहाँ आ जाएगा। ये माइनस π/2 है, तो यहाँ माइनस π/4 हो जाएगा। वैसे तो 45 अंश होता है ये, तो नीचे जो माइनस का π/2 बनेगा उसका आधा यहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस π/4। तो आपका ये चौथे चतुर्थांश में आ जाएगा। वही हमारा परिसर होता है, या तो माइनस π/2 तक होगा यहाँ, या 90 तक ऊपर को होगा, पहले में होगा या चौथे में होगा। साइन इनवर्स का परिसर होता है। तो हमने ये साइन इनवर्स का परिसर निकाला था, तो आपका ये फोर्थ चतुर्थांश में आ चुका है। अब आपका ये उत्तर सही हो गया। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमने इसे हाईलाइट कर दिया, ये आपका आंसर आ चुका है, ये रहा आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन चलेगा प्रश्न 2 का ख। वो ये कह रहा है कि फलन x का मान x² + 2 है, तो f इनवर्स माइनस की f इनवर्स 18 का मान ज्ञात करो। 18 इसका मान, f इनवर्स 18 का मान ज्ञात कीजिए। इन्वर्स वाले भी आपके क्वेश्चन निकालने को आ जाते हैं, तो देखो इसको कैसे सरल करते हैं। इन्वर्स वाले को कैसे ऐसे करेंगे, देखो जिस किसी का इन्वर्स निकालना हो तो हम ऐसे कुछ मान लेते हैं, माना और हम मान लेते हैं y = fx इक्वल, ये लिख देते हैं x² + 2। ये मान लिया हमने। इस fx को हम y मान लेते हैं, y होता है y = fx, और इसका मान ये वाला यहाँ लगा दिया। एक बार ये बराबर ये ले लो, उससे x का मान निकाल लो, और एक बार ये बराबर ये ले लो, उससे भी x का मान निकाल लो। तो देखो क्या करते हैं, पहले अब ऐसा करते हैं, ये बराबर ये ले रहा है, ये बराबर ये, y = fx ले रहे हैं ये, और यहाँ से f हटा के इधर कर देंगे, तो f इनवर्स y हो जाएगा। यहाँ पे आपका मान x पड़ा रह जाएगा। ये समीकरण 1 आ जाएगा। ये y = fx ले लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, f इधर जाएगा, केवल f, ये x यहीं पड़ा रह जाएगा, तो f उधर जाएगा, तो इन्वर्स में होके जाता है, y लिख दिया, समीकरण 1। अब हम ये करते हैं, ये बराबर इसके ले लेते हैं, तथा y = x² + 2 ले लिया। अब इस 2 को तो इधर लाओ, y - 2 = x²। यहाँ से x की स्क्वायर की वैल्यू हटा दो, तो ये अंडर लग जाएगा, y - 2 पर अंडर लग जाएगा, यह आपका आ गया x²। ये रहा इसका x²। अब हम इससे भी नहीं, यहाँ वर्ग हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, ये आपका इक्वेशन आ गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर दो। समीकरण 1 से x की वैल्यू ये रही, और समीकरण 2 से x की वैल्यू ये रही। ये बराबर इसके कर दो, उससे भी x निकाल लो, और ये बराबर इसके कर दो, उससे भी x निकाल लो। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से x = x की वैल्यू ये यहाँ लिख दो, f इनवर्स y इक्वल, ये x की वैल्यू यहाँ लिख दो, √y - 2। अब आपको निकालना तो f इनवर्स 18 का मान है, f इनवर्स 18 का मान, वो आपका निकला f इनवर्स y। इसका मतलब हम इस y की जगह 18 रख दे रहे हैं, यहाँ पर ये वाले रख दे रहे हैं, पुट y = 18।
यहाँ पे जितने का मान पूछे वही इसकी जगह रख देंगे, तब हमारा क्या बनेगा देन, तब एफ इनवर्स 18 इक्वल अंडर रूट, यहाँ 18 माइनस 2, 18 से 2 घटा देंगे तो 16 बचेगा। 16 का हम रूट ले सकते हैं, एफ इनवर्स 18 का हम वर्गमूल ले सकते हैं, इसका वर्गमूल हो गया 4। ये आपका आंसर आ गया। ये हो गया इसका आंसर। तो ऐसे करके इसको निकाल लेते हैं। ये देख लो फिर, y इक्वल 18 यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, एफ इनवर्स 18 इक्वल 18 माइनस 1 रूट में, ये 16 हो गया। 16 का वर्गमूल ले लिया, हमारा 4 आ गया। एफ इनवर्स 18 इक्वल 4। ये आंसर आ चुका है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर सकते हैं। देखेंगे अब, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न 2, उसका का खंड। लिखा ये है कि यदि दो घटनाएं ए तथा बी हैं, दो घटनाएं ए और बी हैं। यदि पी ए की वैल्यू 0.4, पी बी की वैल्यू 0.8 और पी बी अपॉन ए की वैल्यू 0.6, तो पी ए यूनियन बी का मान ज्ञात करो। अब हम हल में क्या करते हैं, हल आपका ये तो सब दिया है। पी बी अपॉन ए का पहले सूत्र लगाइए। ये वाला एक सूत्र होता है, पी बी अपॉन ए इक्वल पी, इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता, बी इंटरसेक्शन ए कह दो या ए इंटरसेक्शन बी कह दो, अपॉन पी ए। ये हो गया पी ए। अब हम इसकी वैल्यू ये वाली लगा देंगे, ये इसकी वैल्यू ये लगा देंगे 0.06 इक्वल, ये हमें पता नहीं है पी, या तो आप ए इंटरसेक्शन बी लिख दो या बी इंटरसेक्शन ए लिख दो, एक ही बात होती है। अपॉन पी ए की वैल्यू यहाँ से ढूंढ के लगा दो, 0.4 ढूंढ के लगा दे रहे हैं यहाँ 0.4, या एक मान करके ये तिरछा गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा यहाँ कर दो, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल इसका यहाँ कर दो 0.6 इंटू 0.4, इनका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 6 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो, 6 छक 24, एक अंक ये रहा दशमलव, एक अंक ये रहा दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया। ये पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आ गया। लेकिन आपको तो पी ए यूनियन बी ज्ञात करना है। ये तो एक फॉर्मूला और होता है, पी ए यूनियन बी इक्वल पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो पी ए की वैल्यू ये दे रखी है 0.4, पी बी की वैल्यू ये दे रखी है 0.8 और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने ये निकाल ली 0.24। तो पहले इसको इसमें ऐड करेंगे, 8 4 12 और एक अंक हमारा योग में है, एक अंक, तो एक अंक का बाद दशमलव लगेगा। अगर गुणा होता मल्टीप्लाई तो
तो एक अंक ये, तो 2 अंक बाद दशमलव लगता। ये ऐड हो रहा है तो एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद ही लगेगा ऐड होने पर, जोड़ने पर ये लगेगा। माइनस ये घटाएंगे 0.24, ये घटा के देख लेंगे 1.2 और घटाएंगे 0.24, एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, एक जीरो यहाँ बचेंगे 6 और यहाँ एक रह गया, 11 में से 2 गए 9 बचे, दशमलव इतना बचेगा। ये बच गया आपका 0.96, ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन का खंड हो चुका है। अब हम ये देखेंगे, ये प्रश्न 2 का बोर्ड परीक्षा में हर प्रश्न पर ये खंड नंबर, प्रश्न नंबर और खंड नंबर पढ़ना चाहिए हर जगह, चाहे बेशक यहीं पे ये कर रही हो। तो यहाँ भी प्रश्न नंबर 2, इसका हम खंड करेंगे घा खंड। घा खंड में ये लिखा है, यदि ये लिखा है समीकरण y इक्वल a e⁻x प्लस b से संबंधित अवकल समीकरण ज्ञात करो। जहां ए तथा बी अचर हैं। आपके जितने अचर होते हैं इस समीकरण में उतनी ही बार अवकलन करते हैं। एक ए अचर है, एक बी अचर है, तो आप 2 बार अवकलन करेंगे और इस ए और बी को हटा देंगे, तो ए और बी से रहित जो आपका अवकल समीकरण बनेगा वो इसका अवकल समीकरण हो जाएगा। तो हल में क्या करते हैं, हल में लिखेंगे, दिया है y इक्वल a e⁻x प्लस b, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसका एक बार अवकलन करो, dy/dx इक्वल, ए तो गुणांक है, वो e⁻ का e⁻ होता है, वो अचर राशि है जिसमें न x है न y है, उसका अवकलन 0। तो ये हमारा समीकरण 2 आ गया। पुनः एक बार अवकलन और कर देंगे, d2y/dx² इक्वल, ये गुणांक है ऐसे ही छोड़ देंगे, e⁻ का e⁻ ही होता है अवकलन, ये समीकरण 3 आ गया। फिर भी ए समाप्त नहीं हुआ है, तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में भी a e⁻x का मान ये है और थर्ड में भी a e⁻x का मान ये है, तो ये दोनों मान आपस में बराबर कर दो, ये वाले इसका मान बराबर इसका मान, ये या समीकरण 2 से a e⁻x का मान समीकरण 3 में रखने पर इसका ये मान यहाँ रख दो या भाग दे दो एक दूसरे में, तो इससे ये कट जाएंगे। अब जो विधि अपनाना चाहो वो अपना लो। लिखेंगे समीकरण 2 से a e⁻x बराबर dy/dx, ये उल्टा लिख दिया, इसका मान ये लिख दिया, ये समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर 3 हम देखते हैं, ये रहा, यहाँ रख देंगे ये वाला मान, ये इसका मान ये यहाँ रख देंगे, d2y/dx²। वैसे तो ये लिखा है a e⁻x, अब रख रहे हैं मान हम d2y/dx² इक्वल, ये वाला मान हमने ये पकड़ के यहाँ रख दिया dy/dx। लेकिन ये इधर ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है इस साइड में, तो इसको इधर ही ले आओ, d2y/dx² माइनस की dy/dx इक्वल 0। यह आपका अवकल समीकरण हो गया, इसमें न a है न b है,
ये बिल्कुल स्विच अक्षर गायब हैं, लिख दो यही अवकल समीकरण है। बस ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर है। तो इसे आप ऐसे ही हल करेंगे। अब हम देखते हैं इसका अगला खंड, अंगखंड। क्वेश्चन नंबर 2 का अंगखंड। प्रश्न 2, इसका हम खंड डालेंगे अंग। ये इसमें लिखा है ये हमारा कि कोई फलन दिया है, f(x) का मान दे रखा है x³ + 3 कब x बराबर नहीं है 0 के, और 1 कब है x बराबर 0 है के लिए दिखाइए कि x = 0 पर फलन संतत नहीं है। ये संतत नहीं है। अब हल करेंगे। जिस पर आपका लिखा है 0 पर, तो यही लेके चल देंगे पहले 0। आपका इस फलन की वैल्यू क्या है, ये f(x) की वैल्यू है आपकी x³ + 3 कब, जब x बराबर नहीं है 0 के, और f(x) की वैल्यू 1 कब है, जब x बराबर है 0 के लिए। तो दिखाइए इसके लिए कि x = 0 पर फलन संतत नहीं है। तो देखो अब कैसे करते हैं इसे हल में। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं x = 0, ये लेते हैं x = 0 लें, तो हम इसके लिए फलन ढूंढेंगे। फलन x = 0 लें जिस पर वो संतत असंतत कह दे, क्या कह दे वही मान ले लेते हैं यहाँ। ये x = 0 लें तो x = 0 पर हमारा फलन का मान इतना होगा, ये f(x) = 1, ये x = 0 पर, तो हमारा फलन हो गया f(x) = 1। अब इसमें x के स्थान पर 0 रख देंगे, जहाँ जहाँ x दिखाई देगा वहाँ f(0) = 1। ये आपका f(0) की वैल्यू आ गई। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट होती है बाएं पक्ष की सीमा। लिमिट मीन सीमा, लेफ्ट मीन डेढ़ा, हैंड मीन हाथ, डेढ़े हाथ की सीमा लिमिट। वो इसके लिए क्या करते हैं, LHL के लिए x = जो आपने 0 लिया है, जिस पर लिखा है जिस पर, उसी में कोई सूक्ष्म राशि लेफ्ट हैंड में कम ताकत होती है तो सूक्ष्म राशि कुछ घटा देते हैं। इतने ले, माने 0 में से कुछ घट गया तो ये 0 से छोटा हो गया, तो ये हमारा फलन लगेगा कि x बराबर 0 नहीं हो, या तो 0 से छोटा हो तो ये फलन लेना पड़ेगा, या x का मान 0 से बड़ा हो तो ये फलन लेना पड़ेगा। आपका ये x डज नॉट इक्वल 0 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि x 0 नहीं है। ये हमारा ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी 0 से छोटा भी हो सकता है, और ये 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो उसके लिए ये फलन हो जाएगा, x छोटा है 0 से तो भी फलन ये हो जाएगा, x बड़ा है 0 से तो भी फलन ये हो जाएगा, और x बराबर 0 तो फलन आपका यही रहता है, ये केवल f(x) = 1 रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, 0 में से कुछ घटा तो छोटा हो गया, x का मान छोटा हो या बड़ा हो वो ये होगा फलन, तो हमारा फलन हो जाएगा, ये होगा f(x) = x³ + 3, f(x) = x³ + 3, ये फलन होगा। अगर यहाँ लिमिट की बात चल रही है तो आपको यहाँ लिमिट लगानी पड़ेगी, और आपने h की कमी या वृद्धि कर दी हो तो वही टेंड्स टू 0 कर देते हैं, और यहाँ f(x) के स्थान पर 0 - h लिख देते हैं। f(0 - h) = x के स्थान पर 0 - h लिखेंगे, उसका होल क्यूब,
और प्लस ये 3 आ जाएंगे। ऐसे कर देते हैं। अब इधर तो हमें कुछ नहीं करना होता है, हाँ इधर लिमिट लगाना भूल गए, लिमिट लगाएंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये पूरी संख्या लिख देंगे, x के स्थान पे लिख देंगे 0 माइनस h उसका क्यूब प्लस 3। हमने यहाँ लिमिट की बात चली, ऊपर तो लिमिट की बात नहीं थी, यहाँ लिमिट की बात चली है। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो डीडी हाथ में कम ताकत होती है, तो आपका जब 0 लिया गया है तो 0 में से h घटा दिया गया। ले तो x का मान 0 से छोटा है, ये 0 से छोटा हो या बड़ा हो, 0 नहीं हो तो ये फलन काम करता है। तो हमारा वही फलन हमने ले लिया यहाँ। लिमिट ये f(x) इक्वल फलन ले लिया, तो लिमिट की बात चली तो इधर लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दो और x के स्थान पर हम लिख देंगे 0 माइनस h, ये 0 माइनस h इक्वल, या लिमिट h टेंड्स टू 0, h 0 की ओर जा रहा है, कोष्टक x के स्थान पर 0 माइनस h उसका होल क्यूब और प्लस 3। इधर तो कुछ नहीं करते, इधर लिमिट हटाते हैं, h की जगह 0 इसमें लिख देते हैं, तो लिख दो 0 माइनस 0 का क्यूब और प्लस 3, तो ये तो 0 हो गया, 0 क्यू 0 प्लस 3, तो यहाँ आपका आ गया केवल 3। तो देखो ये f0 का मान 1 निकला है और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हमारा 3 निकला है, तो ये लिख देंगे यहाँ f0 का मान बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट के, बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है। x इक्वल 0 पर फलन संतत नहीं है। यही सिद्ध करना था। यह आपका क्वेश्चन हो चुका। अब आप वीडियो को लाइक करें और अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में डालेंगे।